हेलो स्टूडेंट, मैं मित्र आज फिर से अवेलेबल हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से कोटेशन के साथ। और अपना कोटेशन क्या है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो आप समझ सकते हो कि एजुकेशन कितना पावरफुल है ना। तो हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहली टॉपिक है कि बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 है बच्चों, इसकी स्टार्टिंग ही हम लोग पार्ट 3 के एंडिंग से कर रहे हैं, है ना। हम लोग जहां पर पार्ट 3 को छोड़े थे वहीं से चैप्टर 4 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। वहां पर छोड़ा कहाँ गया था, सीरीज कॉम्बिनेशन अलग से पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन हो। फिर आगे हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, यानी ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। लास्ट के 2 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे थे, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिखे और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन दिखे ना, यानी ऐसा कोई सर्किट डायग्राम बने जिसमें रजिस्टर सीरीज में भी कंबाइन हो और पैरेलल में भी कंबाइन हो। तो वहां पर बात हुई थी कि इस सेशन में जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल होगा वो थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज किया जाएगा, है ना। तो एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए कि अगर से आपको कहीं सीरीज कॉम्बिनेशन दिख जाए, यानी रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, तो आप वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, इंडिविजुअली सबका सम, इट मींस R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर कहीं से आपको क्या दिख जाए, रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल, यानी अगर कभी भी रजिस्टर एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हम लोग को दिखेंगे तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोगों ने इन समों का क्या देखा है, डेरिवेशन भी देखा है कि एक्चुअली ये आए कैसे, है ना। तो अगर कभी भी आपको रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखे, जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर बच्चों दिखेगा हम लोगों को, तो तुरंत हम सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। और अगर वही रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है हम लोग उसका यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग बच्चों देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल, यानी ऐसा कोई सर्किट डायग्राम हो जिसमें रजिस्टर सीरीज में भी कंबाइन हो और पैरेलल में भी कंबाइन हो। तो बच्चों जरा क्वेश्चन को देखा जाए, हम लोग क्या कह रहा है, कंसीडर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो साथियों क्या करना है, ये जो आपका सर्किट डायग्राम दिख रहा है वहां पर हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देना है ना। तो आप जानते हो कि कभी भी घर में जो चोरी रहती है वो घर के पीछे वाले दरवाजे से होती है ना। तो ऐसा ही आपको इस सर्किट डायग्राम में भी अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि आप सर्किट को पीछे से देखना शुरू करें। इधर अगर सेल लगा हुआ है तो हम लोग इधर से देखना शुरू करें और जॉइंट पॉइंट पे अटैक करेंगे, जहां पर वो जाकर के एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से जुड़ रहा होगा, उसको जाके पकड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये रजिस्टर एक दूसरे से सीरीज में है कि पैरेलल में, है ना। देखें अब ये रहा इधर सेल आपका, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से। ये देखिए जॉइंट पॉइंट, ये देखिए जॉइंट पॉइंट, है ना, ये देखिए जॉइंट पॉइंट। तो पहले बच्चों हम लोग इन लोगों का कर लेते हैं। देखिए रिप्रेजेंट किया है R1, R2, R3, R4 एंड R5। ये रहा आपका क्या, R1, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका R3, ये रहा आपका R4 और ये रहा आपका R5, है ना। तो अगर आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो, तो ये जो R2 और ये R3 एक दूसरे से किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, अरे मेरे भाई बताओ, R2 और ये R3 किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं एक दूसरे से, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पाथ सेम दिख रहा है दोनों का। हम लोग पहले इस बात को राइट करेंगे, पहले इस बात को राइट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम हेंस R2 प्लस R3, R2 एंड
R3 are combined to each other in सीरीज। अगर ये बच्चों सीरीज में है तो हम इधर राइट कर लें RS RS, ध्यान दीजिएगा 5 नहीं ये S है। RS इक्वल्स टू कौन कौन था बच्चों, R2 और R3, तो इधर हम लोग को राइट करना पड़ेगा R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। तो RS इक्वल्स टू R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो 3 प्लस 3 देन RS equals to 6 ohm, RS equals to 6 ohm। अब इसी सर्किट डायग्राम को हम अगेन ड्रा करेंगे और इन दोनों के रिप्लेस इनका रिजल्टेंट राइट किया जाएगा, है ना। तो सर्किट डायग्राम बच्चों आप जरा देखो, सर्किट डायग्राम पे जरा देखो आप, यहाँ आपका R5 कंबाइन था उसको एज इट इज लगा दीजिए। ये आपका R5 कितने ओम का था बच्चों 3 ओम का था, है ना। और फिर इधर से आप देखो अमीटर लगा हुआ है आपका, हालांकि अमीटर का इस क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं है। अमीटर का काम तो तब लगता जब करंट वगैरह को मेजर करना रहे, है ना। और इधर कौन है आपका R1 है, R1 बच्चों कितना दिया रखा है 3 ओम। आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइंड होकर के कौन जुड़ा है R4 ना, और ये R4 बच्चों आपको कितना दिया हुआ है R4 कितना दिया गया है 3 ओम बच्चों, ये भी क्यों, और इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू राइट की जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू राइट की जाएगी। इसको आप थोड़ा गौर से देखो, इन दोनों की अब रिजल्टेंट वैल्यू राइट की जाएगी और इसको हम राइट करेंगे RS कितना लाए हो आप 6 ओम, 6 ओम। फिर अगेन बच्चों आप क्या करिए, इनके ज्वाइंट पॉइंट को पकड़िए। ज्वाइंट पॉइंट कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस ज्वाइंट पॉइंट को पकड़ने से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो R5 है और ये जो RS है, RS और R5 में बच्चों सॉरी R4 और RS, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, इनके फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे है और इनके सेकंड एंड दूसरे पॉइंट पे है। तो इधर हम लोग को राइट करना चाहिए बच्चों, क्या 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 राइट करते हैं, हेंस R4 एंड RS both are in parallel combination। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों therefore इसको क्या राइट कर दिया जाए 1/RP, कौन कौन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में R4 है और RS, तो 1/R4 प्लस का 1/RS है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/RP इक्वल्स टू R4 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो 1/3 प्लस RS कितना है 6 ओम है, तो 1/6, 1/RP इक्वल्स टू इनका एलसीएम बनेगा 6, तो 3 2 जा 6 ना, तो 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1/RP इक्वल्स टू 3/6। रेसिप्रोकल आप करोगे तो RP इक्वल टू 6/3, और अगर आप डिवाइड दे रहे हो तो RP इक्वल्स टू 2 ओम, RP इक्वल्स टू 2 ओम। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, एक चीज अगर आपको समझ में आ रही होगी कि अब इन दोनों के रिप्लेस, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के रिप्लेस इनका रिजल्टेंट वैल्यू ली जाएगी और इनका रिजल्टेंट आ चुका है बच्चों कितना 2 ओम। एक नई सर्किट आप बनाएं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते रहिए और सर्किट नई बनाते जाइए, तब आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टमैटिकली होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए सर्किट डायग्राम आपसे बनवाया जाता है। देखो ध्यान से जरा, ये रहा आपका सेल, ये रहा आपका सेल, उसके बाद यहाँ लगा हुआ है R5 आपका, R5 लगा दिए। फिर अब इन लोगों की रिजल्टेंट वैल्यू ली जाएगी बच्चों, तो इनकी रिजल्टेंट वैल्यू कुछ ऐसे ड्रा कर दी जाए। फिर इधर ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एमीटर लगा दें और साथ ही साथ एक की लगा दें। फिर इधर आपको मिल जाएगा आपका R1 ना, रिप्रेजेंट कर दें। R1 कितना था बच्चों 3 ओम, R5 कितना था R5 ये भी बच्चों कितना था 3 ओम ही था,
बाकी आगे इनका रिजल्टेंट कितना आ चुका है 2 ओम। इसको रिप्रेजेंट किया जाए आरपी से और आरपी की वैल्यू कितने लाए हो आप 2 ओम। 2 ओम क्लियर ना। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो क्या ये तीनों रजिस्टर एक ही पाथ में कवर हो जा रहे हैं, एक ही पाथ बनाने पे ये तीनों आ जा रहे हैं। अगर आ जा रहे हैं तो फिर आपका R5 RP और R1 ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे सीरीज में। किसमें होंगे सीरीज में। इस बात को पहले आप राइट करो, हेंस R1 RP and R5 all are in सीरीज। इसमें बच्चों सीरीज में। अब सीरीज के लिए जनरली आप RS रिप्रेजेंट करते हो या R इक्विवेलेंट। अब एक बार जब हम इसे ले चुके हैं तब की बार R इक्विवेलेंट लिख दें, यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअली सम के इक्वल होता है। कौन कौन है इसमें सीरीज में R1 है, RP है और R5 है। बच्चों R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 3, RP की वैल्यू 2, R5 की वैल्यू 3, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 और 2 5, 5 और 3 8 ओम। 8 ओम। इट मींस इस कॉम्बिनेशन का, इस सर्किट डायग्राम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों कितना ओम है 8 ओम। क्लियर है, आप नोट कर लें। बच्चों बढ़ा जाए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहले आप और हम दोनों मिलकर के क्वेश्चन को रीड किया जाए, समझा जाए क्या गिवन है, क्या पूछा है और उसको हम लोग किस तरीके से, किस वे से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि आप क्या फाइंड आउट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो जो ये ऊपर लिखा गया है यानी पहली लाइन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले मिलकर सॉल्व कर लें। क्या पूछा गया है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं ज्वाइंट पॉइंट पे अटैक करते हैं। और ज्वाइंट पॉइंट पे अटैक करने के बाद हम ये देखते हैं कि एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्वेश्चन R1 R2 R3 R4 एंड R5 पांच रजिस्टर दे दिया हम लोग को। तो क्या आप देख पा रहे हो, जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हो? क्या ऐसा है कि जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हो? ये जो आपका R2 R3 और R4 है ये किस कॉम्बिनेशन में है बच्चों, जरा हमें आप बताएंगे। सभी रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है यहाँ पर, चाहे आप R2 को देख लीजिए ना, चाहे आप R3 को देख लीजिए और आप R4 को भी देख सकते हो, सबका फर्स्ट एंड यही आया हुआ है। क्या सेकंड एंड को हम अगर देखें तो यही है। हाँ, अगर हम लोग सेकंड एंड को देखें तो क्या यही है तीनों रजिस्टर के। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है जहां पर फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर हो और सेकंड एंड दूसरे पॉइंट पर हो, तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे बच्चों, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में होंगे। किसमें होंगे, पैरेलल में। तो हम लोग लिख लिया जाए पहले कि हेंस कौन कौन रजिस्टर है बच्चों, R2 R3 एंड R4 all are in parallel combination, in parallel combination। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, साथियों 1/RP है ना, या R इक्विवेलेंट, जो भी आप लिखें। कौन कौन है पैरेलल में बच्चों, R2 है, R3 है और R4 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत कंसंट्रेट होकर के एक एक लाइन को समझते चले, बहुत इजी फटाफट आता चला जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, 1/RP इक्वल्स टू R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 2 ओम और R4 की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 ओम। अगर आप बहुत ध्यान से देखो
1 बाई आर पी इक्वल्स टू, इन सबों का एलसीएम कितना बन जाएगा 6 ओम, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये कितना बना बच्चों 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 6 और 3 9, 9 और 2 11 बाई 6। अगर रेसिप्रोकल यहाँ से कर दें तो हमें इस पूरे तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, यानी 6 बाई 11 ओम, 6 बाई 11 ओम। अब आप बहुत ध्यान से देखो 6 बाई 11 ओम हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल गई किसकी, इन तीनों रजिस्टर की। अब हम एक नई सर्किट बनाएंगे, और उस सर्किट में इन तीनों की रिजल्टेंट वैल्यू रखी जाएगी, किसकी रिजल्टेंट, यानी किसका इक्विवेलेंट वैल्यू रखना है बच्चों, R2 R3 और R4, ये तीनों लोग पैरेलल में थे, इनका रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल रखा है 6 बाई 11 ओम आया है। अब इन तीनों को हटा देंगे और इनके रिप्लेस क्या कर देंगे, इनकी रिजल्टेंट वैल्यू को प्लेस कर देंगे ना इस सर्किट में, नई वाली सर्किट में। अब देखो बच्चों जरा, यहाँ आपका कौन है R1 है ना, और R1 आपको दिया जा चुका है कितना 2 ओम। आगे ये तीनों रजिस्टर मिलने थे, लेकिन अब उन तीनों को हटा करके उनका रिजल्टेंट रखा जाएगा, और रिजल्टेंट को आपने रिप्रेजेंट किया है किससे, आरपी से। यहाँ बच्चों आप लिखोगे आरपी इक्वल्स टू, वैल्यू क्या थी 6 बाई 11 ओम, 6 बाई 11 ओम। उसके आगे जाने पे क्या मिला, R5 मिला हमें, और R5 बच्चों कितना था, R5 है 2 ओम। बाकी सर्किट कंप्लीट कर लीजिए आप। सर्किट को जब कंप्लीट करने जाओगे यहाँ बैटरी मिलेगी आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल स्टार्ट बैटरी, फिर आपको की मिलेगा, है ना, और फिर अपने सर्किट को आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ जो बैटरी है बच्चों कितनी वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, 9 वोल्ट। ये रहा आपका की, और ये आपके बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या ये तीनों रजिस्टर एक ही पाथ में कवर हो जा रहे हैं, एक ही पाथ में अरेंज हो जा रहे हैं। तो अगर हो जा रहे हैं तो ये तीनों बच्चों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में होंगे। किस में होंगे, सीरीज में। तो इस बात को यहाँ लिख लिया जाए, आप बोलो तो हम लिख ले, है ना। देखिए कौन कौन है, हेंस R1 RP एंड R5 ऑल आर इन सीरीज। ये लोग किस में थे बच्चों, सीरीज में थे, और सीरीज का फॉर्मूला हुआ करता है R इक्विवेलेंट लिखे हैं, ओनली R भी लिख लीजिए, R इक्वल्स टू कौन करे सीरीज में बच्चों, R1 प्लस RP प्लस R5। ये हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 ओम, क्या है 2 ओम, प्लस RP की वैल्यू आप कितना लाए हो 6 बाई 11 प्लस R5 की वैल्यू कितनी बच्चों 2। अब यहाँ आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 11 बनेगा, 11 2 जा 22 प्लस 6, फिर 11 2 जा 22। इसको अगर आप ऐड करो तो 22 और 22 44 है ना, 44 और 6 50 बाई 11 ओम। और यही आपके सर्किट का क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो हमसे हम क्या किया गया था, पूछा गया। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 50 बाई 11 ओम, है ना। तो पहले लाइन में जो आपसे पूछा गया था वो बात तो हम लोगों ने निकाल रखा है। अब आगे जरा आप देखो, आगे हमसे बच्चों कहा है फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट ईच रजिस्टर। यानी इस सर्किट डायग्राम में जितने रजिस्टर लगे हुए हैं, हर एक रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट आपको बतानी है, और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी आपको बताना है। क्लियर। अब देखो जरा पहले आप देखो कि जो सर्किट डायग्राम दिया गया था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, और इस सर्किट में जो बैटरी लगी है उसका पोटेंशियल भी हमें मालूम है कितना है बच्चों 9 वोल्ट है। यहाँ लिखोगे हेंस R इक्वल टू अगेन यही 50 बाई 11 ओम, और जो V आपको दिया जा चुका है बच्चों कितना वोल्ट है 9 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 9 वोल्ट है ना।
तो पहले हम लोग ये निकाल लें ये बैटरी कितने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, ये बैटरी कितने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, यानी इस बैटरी से कितने एम्पियर की करंट रिलीज होगी, निकलेगी। तो I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जरा आप ध्यान से देखो कि हेंस I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V बाई आर, V बाई आर। V की वैल्यू कितना है 9, R की वैल्यू बच्चों कितनी है, इक्विवेलेंट R यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50/11। तो ये हो गया आपका 50/11, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर जाकर के 9 से होगा, तो 9 11 9 जा 99 अपॉन में 50, अपॉन में 50। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 50 की डिवाइड हम 99 में जब देंगे तो 1.9 समथिंग 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 आता रहेगा, क्योंकि 52 जा तो 100 होता है और यहाँ 99 में डिवाइड दे रहे हो आप, तो अप्रोक्सीमेटली क्या ये 2 आएगा। अगर 99 में हम 50 की डिवाइड दें तो 1.99 ऐसा कुछ करके आएगा, है ना। तो क्या अप्रॉक्स में हम 2 ले लें, कंप्लीट वैल्यू, यानी इस सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी बच्चों, 2 एम्पियर। अब बहुत ध्यान से देखो, आप इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी। अब देखो ये जो आई है आपका वो कितना है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से पास करेगा, इट मीन्स R1 से कितनी करंट गई 2 एम्पियर। R1 से बच्चों कितनी जाएगी, यहाँ की करंट मान लीजिए I1 ना। अब ये जो I1 यहाँ तक पहुंची, इसको आगे बढ़ने के 3 रास्ते मिले। कितने रास्ते मिले, 3 रास्ते। तो पहले वाले वायर से मान लीजिए सेकंड जो रजिस्टर है, यहाँ से हम मान ले रहे हैं I2 करंट जाएगी, यहाँ से I3 करंट जाएगी और यहाँ से I4 करंट जाएगी। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, आपका समझना ही हमारा एम है। अब अगर देखो ध्यान से तो ये तीनों करंट एक दूसरे से मीट कर जाएंगे इस पॉइंट पे। कौन सी करंट ब्रेक हुई थी बच्चों, 2 एम्पियर। आगे ये तीनों ऐड होकर के फिर कितने एम्पियर बन के आगे बढ़ेंगे, 2 एम्पियर ही बन करके आगे जाएंगे। यानी जो R5 रजिस्टर है, यहाँ से फ्लो करने वाली करंट को क्या मान लिया जाए, I5। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ देखने को पाओगे। क्या पाओगे बच्चों, क्या पाओगे आप देखने को, देखो यहाँ लिखोगे आप हेंस जो I1 और I5 वो तो बैटरी जितनी करंट प्रोड्यूस की हो उसी के इक्वल ही होगा, क्योंकि जितना बैटरी प्रोड्यूस किया वो सेम पाथ है, उतना निकलना चला जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि I इक्वल टू I1 इक्वल टू I5, यानी ये दोनों वैल्यू जो होगी I1 और I5 वो सीधे सीधे आपके I के ही इक्वल होंगी, I के ही इक्वल होंगी। यानी यहाँ की करंट हमें मिल गई और यहाँ की करंट हमें मिल गई, है ना। अब हाथ लगे इनका पोटेंशियल भी निकाल लीजिए। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, V1, और R5 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलते हैं, V5 बोल दें, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग हैं तो पोटेंशियल तो अलग अलग होगा ही, पोटेंशियल अलग अलग होगा ही। तो हम इधर बोल सकते हैं बच्चों कि V3 इक्वल्स टू I3, सॉरी V3 नहीं, पहले V1 निकाला है, पहला रजिस्टर जो है आपका, है ना। तो वो क्या है, यहाँ से पोटेंशियल मिलेगा हमें V1 इक्वल टू जो यहाँ की करंट है I1 और यहाँ का जो रजिस्टर है R1। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो V1 इक्वल टू I1 बच्चों कितना है, यहाँ पर I1 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, यहाँ पर उतनी ही करंट फ्लो की थी जितनी की बैटरी से निकली थी, और यहाँ I5 में भी उतनी ही करंट फ्लो की थी जितनी बैटरी से निकली थी। बात को समझना है ना। अब देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर देखने को पाओगे कि I1 की वैल्यू 2 एम्पियर और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, जो रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2 ओम, तो 2 2 जा 4 वोल्ट। यानी जो V1 की वैल्यू आई बच्चों वो कितना वोल्ट आई, 4 वोल्ट आई। ऐसे ही आप अगर इस पांचवें रजिस्टर को मिटाना चाहते हो तो देख लो, आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R5, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R5, ये हो जाएगा बच्चों आपका V5 इक्वल टू I5 इंटू R5। ये हो गया आपका V5 इक्वल्स टू I5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 ही एम्पियर होगी, है ना। और यहाँ का जो रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 ही ओम है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों कितना 2 2 जा 4 वोल्ट, 2 2 जा 4 वोल्ट। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो तीन रजिस्टर है कौन कौन, R2, R3 एंड R4, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में बच्चों, किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। और पैरेलल में कॉम्बिनेशन पॉइंट क्या होता है, सेम। तो सभी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। और आप ये भी बात जानते हो कि कोई भी बैटरी इंडिविजुअली यानी अलग अलग उतना ही पोटेंशियल ये जो डेवलप हुए हैं इन सबों की वैल्यू उतनी ही हो सकती है जितना की बैटरी का खुद का हो। यानी पहले रजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल प्लस यहाँ इन तीनों का तो सेम ही होना है, यहाँ का पोटेंशियल और ये V5 R के क्रॉस जो डेवलप हुआ है, R5 के क्रॉस जो डेवलप हुआ है V5, इन तीनों का सम क्या 9 वोल्ट के इक्वल ही होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कहोगे कि हेंस जो बैटरी का पोटेंशियल है उसको हम लोग लेट कर लें V, यहाँ जो R1 के क्रॉस का पोटेंशियल है वो V1 प्लस यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिया जाए बच्चों, सिर्फ V मान लिया जाए। और तीनों रजिस्टर के पोटेंशियल यहाँ पर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो पैरेलल एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, क्लियर। तो यहाँ का पोटेंशियल बच्चों मान लिया जाए V डैश प्लस ये जो R5 है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो कितना होगा, V5। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो V की वैल्यू यानी बैटरी का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट इक्वल टू V1 की वैल्यू कितना वोल्ट का आएगा, 4 वोल्ट प्लस V डैश हमें मालूम नहीं, V5 की वैल्यू बच्चों आप लाए हो 4 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 9 इक्वल टू 4 और 4 8 प्लस V डैश, तो इधर आप ट्रांसफर करोगे तो 9 माइनस 8 इक्वल टू V डैश, देन V डैश इक्वल्स टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यानी ये जो आपके तीन रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन हैं उनके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ये जो V आप इसको बोले हो वो कितना होगा बच्चों, 1 वोल्ट। यानी तीनों रजिस्टर के क्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलने जा रहा है वो कितना वोल्ट है, सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट है। यानी अगर हमसे कोई कहे कि R2 के क्रॉस का पोटेंशियल वो भी 1 वोल्ट, R3 के क्रॉस का पोटेंशियल तो वो भी 1 वोल्ट, R3 के सॉरी R2, R3 और R4, R2 के क्रॉस का पोटेंशियल 1 वोल्ट, R3 के क्रॉस का पोटेंशियल 1 वोल्ट, R4 के क्रॉस का पोटेंशियल 1 वोल्ट, क्लियर। अब हमें तीनों के पोटेंशियल्स मालूम होंगे, क्या तीनों के रेजिस्टेंस भी मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो क्या इनकी करंट नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। और हमसे करंट और पोटेंशियल ये दो बात पूछा था, तो इन दोनों का यानी R1 और 5 का तो दोनों निकाल लिए और करंट भी निकाल दिए और पोटेंशियल भी निकाल दिए। अब बात हो रही थी इन तीनों विचारों की जो पैरेलल में थे, अब इन सबों का तो पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट, यहाँ पर जितने जुड़े हैं सभी का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। एक आंसर हो गया। सिर्फ अब इन तीनों में अलग अलग जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आप एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम, चूंकि इस पे स्पेस कम है तो अब इस पे अगर आप देख लो यहाँ आप लिखोगे हेंस R2, R3 एंड R4 all are combined in पैरेलल। तो इनका बच्चों जो डायग्राम सिर्फ हम इन्हीं तीनों का बना रहे हैं, इन्हीं तीनों को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ आपको R2 मिला था, यहाँ आपको R3 मिला था और यहाँ आपको बच्चों क्या मिला था, R4 मिला था, है ना। ये आपका R2, ये आपका R3 और ये आपका R4। R2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, R2 की वैल्यू 1 ओम था, R3 की वैल्यू 2 ओम था, R4 की वैल्यू 2 ओम था। और बहुत ध्यान से देखो तो इस सर्किट में कितने एम्पीयर की करंट जा रही थी, 2 एम्पीयर की, और निकल कितने की रही थी, 2 ही तो होगा ना, ये भी 2 एम्पीयर। और आपने वहां देखा कि इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सिर्फ और सिर्फ कितना वोल्ट था, 1 वोल्ट। और ये पैरेलल एक दूसरे से कनेक्ट है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट ही होगा। चाहे इसके क्रॉस का पोटेंशियल आप V2 से रिप्रेजेंट कर लीजिए तब भी 1 वोल्ट बोलेंगे, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V3 सेलेक्ट कर लीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए, फिर भी आप उसकी वैल्यू आप 1 वोल्ट बोलोगे। इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप V4 राइट कर लीजिए, लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आप जब बोलने जाओगे तो वो भी कितना होगी, 1 ही वोल्ट होगी। अब हम जरा ध्यान से देखें तो
तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर, देन I इक्वल्स टू V अपॉन में R, देयरफॉर। अब जो दूसरा रजिस्टर था इसमें आप कितनी करंट बोले थे जाएगी, I2, जो तीसरा था उसमें बोले थे I3, जो चौथा था उसमें बोले थे I4। तो इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लो बच्चों, I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन में R2। अब V2 की वैल्यू अगर हम बोले तो V2 V3 V4, V2 V3 V4 ये तीनों पैरेलल में, तो सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना वोल्ट होगा, 1 ही वोल्ट होगा। 1 ही वोल्ट होगा कि नहीं बच्चों, 1 ही वोल्ट होगा कि नहीं, होगा ना। अब बहुत ध्यान से देखो आप, V2 की वैल्यू कितना 1 वोल्ट, R2 की वैल्यू कितना 2 ओम है ना, सॉरी 1 ओम, 1 ओम है बच्चों, 1/1। एक बार हम वैल्यू मैच कर लेते हैं, यहाँ कितना ओम है बच्चों, 1 ही ओम, नो प्रॉब्लम। देखें आप 1 ओम ही, 1/1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी जो दूसरा आपका रजिस्टर था वहां से कितनी ओम की, कितने एम्पियर की करंट जाएगी बच्चों, 1 एम्पियर की। अब आ जाते हैं अपने R3 के पास, तो इधर आप राइट कर लो, हेंस I3 इक्वल्स टू क्या राइट करोगे आप, V3 अपॉन में R3, V3 वैल्यू बच्चों, V3 ये भी तो 1 ही वोल्ट होगा, 1 अपॉन में R3 वैल्यू कितना है बच्चों 2, तो ये बनेगा आपका सीधे सीधे 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और अगर आप I4 की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा V4 अपॉन में R4, V4 की वैल्यू, V4 ये बच्चों 1 ही वोल्ट है, होल अपॉन में R4 कितना है 3, अब 3 से डिवाइड देने जाओगे आप तो पॉइंट लगाओगे, ये हो गया 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अप्रॉक्स में आता चला जाएगा। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया होगा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ करंट आ रही थी 2 एम्पियर और ये 2 एग्जैक्ट नहीं था, अप्रॉक्स था, थोड़ा सा कम था ना। तो देखो कि क्या इन तीनों करंट का सम I2, I3 एंड I4, इन तीनों का सम जब हम यहाँ ला करके करेंगे क्या वो उतना ही दे रहा है जितना लिया था, अप्रॉक्सीमेट 2। तो आप बहुत ध्यान से देखो, हेंस I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 0.5 है, प्लस ये आपका बच्चों कितना है 0.33 है। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ रहा है 0.83 समथिंग। क्या ये वैल्यू बच्चों अप्रॉक्स में इनको हम 2 एम्पियर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब पॉइंट के बाद का नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 रहता है तो उस नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं, क्लियर ना। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका बच्चों, वो वहां से लेकर के यहाँ तक, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला, उसके बाद आपने पता लगाया कि सर्किट में कितने एम्पियर की करंट निकलेगी जाएगी, उसके बाद हर एक रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना। तो हम लोग की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की बच्चों यहाँ से हुई थी और एंडिंग बिल्कुल आकर के यहाँ हुई। ये रहा आपका I2 का करंट, ये R2 में जो करंट I2 जा रही है उसकी वैल्यू, फिर R3 में जो करंट I3 जा रही है, फिर R4 में जो करंट I4 जा रही है। क्लियर हुआ, क्लियर हो, है ना, नोट कर लें आप बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन तो नहीं, अपनी नेक्स्ट टॉपिक आई है, क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब किसी वायर से आप इलेक्ट्रिक को फ्लो कराओगे तो जाहिर सी बात है कि वायर हीट होता है, और एक्चुअली वो हो क्या रहा है कि चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से वो वायर हीट हो रहा है, वो वायर हीट हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि when an electric current is passed through a conductor, heat is produced in it। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट को क्या कराएंगे, पास कराएंगे, तो हीट वहां पर क्या होगी, हीट जो है वहां पर प्रोड्यूस होगी, और दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर से करंट को पास कराया जाएगा, वो कंडक्टर हीट होता है, गर्म होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में वो हीट आई कहां से, हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है,
और करंट जो आप फ्लो करा रहे हो वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, कि दिस इज obtained by the transformation of electrical energy into heat energy। वो जिस तार से करंट फ्लो हो रहा था और फ्लो होने के कारण वो तार गर्म होने लगा, तो एक्चुअली जो करंट फ्लो हो रही थी वो इलेक्ट्रिक था और इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी फ्लो कराएंगे तो हीट एनर्जी बन के वो क्या कर रहा था, तार को गर्म कर रहा था। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनली फ्रिक्शन हो रहा है, और अगर आप किसी चीज को रगड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म होगी। क्लियर ना? आगे देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड बाय ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से करंट को आप फ्लो करा रहे हो तो जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके फार्मूले क्या होंगे, है ना? और आप जानते हो कि ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वर्क डन के ही इक्वल होती है, तो उसी को बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि कोई एक कंडक्टर ऐसा है जहां से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यानी अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिससे क्यू चार्ज फ्लो कर रहा था और उस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, हेंस v इक्वल्स टू आप जानते हो w बाई q। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो w की वैल्यू कहीं ना कहीं आते हुए हमें दिख रही है, w इक्वल्स टू v इनटू q। ये वर्क डन का बच्चों पहला फार्मूला है, वर्क डन का ये पहला फार्मूला। वर्क डन बोलिए या एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, सब एक ही है, बस यूनिट्स बदलते हैं, है ना? और एक्चुअली यहाँ पर हम W को वर्क ना समझ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझेंगे, ठीक ना? आगे देखिए, अब यहीं से फार्मूला, एक फार्मूला जो पोटेंशियल का फार्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, उसी की हेल्प से आपने W का फार्मूला निकाला कि W इक्वल्स टू V इनटू Q। अब आप क्या जानते हैं बच्चों, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। अगर हम जहाँ कहीं Q लिखा हुआ उसके रिप्लेस IT लिखें तो हमें एक दूसरा फार्मूला मिलता दिख रहा है कि W इक्वल्स टू V और Q के रिप्लेस IT। तो वर्क डन का एक नया फार्मूला मिल गया, अगेन क्या मिला कि W इक्वल्स टू VIT। अब आप जानते हो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो अगर हम बच्चों जहाँ कहीं V लिखा हुआ है उसके रिप्लेस क्या राइट कर दें, IR। ये हो जाएगा आपका IR इंटू IT। तो अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो I इंटू आई का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये अपने वर्क डन का तीसरा फार्मूला है बच्चों, है ना? आगे कह रहा है कि हेंस V इक्वल्स टू IR, देयरफॉर I इक्वल्स टू V बाई R। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए तो I स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ऐसा बनेगा। यानी जहां कहीं भी V स्क्वायर लिखा हुआ है उसके रिप्लेस अपन लोग क्या राइट करेंगे, V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। देखिए आप राइट करो तो W इक्वल्स टू V स्क्वायर के रिप्लेस बच्चों क्या लिखना है, V स्क्वायर I स्क्वायर के रिप्लेस क्या लिखना है बच्चों, V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इनटू क्या है, R इनटू T। एक R से एक R बच्चों कैंसिल होगा तो W इक्वल्स टू V स्क्वायर, नीचे एक R बचा हुआ है इनटू T। ये आपके अमाउंट ऑफ वर्क डन के, हीट के, जो भी आप बोलना चाहो उनका ये एक नया फार्मूला हमें मिल रहा है। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, एक फार्मूला इसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो क्या है, W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ। और अभी तक जो एनर्जी की बात चल रही थी, अगर हम पर्टिकुलरली हीट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, हीट की बात कर लें, तो उसको H से रिप्रेजेंट कर दें तो H इक्वल्स टू हमें मिलता हुआ दिख रहा है I स्क्वायर R इंटू T। I स्क्वायर R इंटू T, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप जूल्स लॉ कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इट इज known as Joule's law of heating। और ये जो जूल्स लॉ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट
हीट इन ए रजिस्टर इज, किस पे डिपेंड करता है वो? पहला कह रहा है बच्चों, यहीं से तोड़िए। पहला कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि आई का स्क्वायर है। आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, है ना, गिवन करंट। अब इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, स्क्वायर भी है। तीसरा कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, यानी टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक चीज बच्चों देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, यानी पर्टिकुलर अगर आप करंट की बात करोगे तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो आपको प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, जो ये नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आगे नोट पॉइंट में बात लिखी गई बच्चों, कह रहा है कि द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही तो बात है, जो वर्क हो रहा है वही तो आपकी एनर्जी है। और एक चीज थोड़ा बच्चों आप समझो कि जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनर्जी, तो इसकी एसआई यूनिट आप लगाओगे जूल। क्या एसआई यूनिट क्या लगाओगे, जूल। अगर से आप हीट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी जो एसआई यूनिट लगाओगे बच्चों, वो क्या होगी, कैलोरी। क्या होगी, कैलोरी। और इनका रिलेशन आप हमको लगता है बहुत पहले से जानते हो, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। और इसी 4.18 को शॉर्ट में करके लिखा जाता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, 4.2 जूल। कभी भी न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप पहले उसके यूनिट को जरूर देखिएगा कि किसमें आंसर हमसे वो चाहते हैं, किसमें आंसर वो हमसे चाहते हैं। क्लियर है, आप नोट करें। देखिए बच्चों, अब उसी टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि हमें क्या दिया गया और क्या हमसे पूछा गया। ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम। अब आप बच्चों पहले अपना गिवन लिख लीजिए। रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हो, किसमें मेजर करते हो, ओम में। एक चीज समझ आएगी, यूनिट तो सही है। और रिप्रेजेंट किससे करते हो बच्चों, कैपिटल आर से। तो आपने लिख लिया कि कैपिटल आर इक्वल्स टू 25 ओम। आगे कह रहा है कि टेक्स करंट ऑफ 7 एम्पियर। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, आई से। और कितना एम्पियर दिया जा चुका है, 7 एम्पियर। कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। मिनट किसकी यूनिट होगी बच्चों, टाइम की। और टाइम इज डिनोटेड बाय टी और दिया जा चुका है 0.5 मिनट, बट एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। तो इस मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। ये हो जाएगा आपका हाउ मेनी सेकंड इन 1 मिनट, 60 मल्टीप्लाई आप 60 का करोगे तो ये मिनट चला आया किसमें, सेकंड में। किसमें चला आया, सेकंड में। तो 5 और 5 6 जा 30, एक जीरो पीछे इसको लगा लीजिए, एक डिजिट का पॉइंट लगाओगे, जीरो खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खा जाएगा, बचा आपका सिर्फ 30 सेकंड। तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, टाइम। हमसे क्या पूछा गया था बच्चों, कैलकुलेट द हीट। अब आप पे बात ये डिपेंड करती है कि आप अपना आंसर किस यूनिट में लाना चाहते हैं, जूल में या कैलोरी में। अगर जूल में लाना चाहते हो तो सीधे सीधे हैंस यहाँ एच इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे सॉल्व कर लीजिए। हैंस एच इक्वल्स टू क्या पढ़ के आए हो बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी बच्चों, 25 इंटू टी कितना है, 30। कितना है, 30। ये हो जाएगा आपको बच्चों एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 इंटू 25 3 जा 75 इंटू 0। अब इसी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा उतना जूल, उतना जूल, है ना। जब आप मल्टीप्लाई कर ले फट से, ये है आपका 750 इंटू 30, 9 9 0 0 9 5 45 4 9 7 63 और 4 67, है ना। अब ये 4 0 0 4 5 20 का 82 4 7 28 और 2 30, इट मींस 0 5 7 6
3। ये बच्चों आपका आ रहा है 36,750 जूल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फिजिक्स कहता है कि पॉइंट एक डिजिट पे लगना चाहिए और पॉइंट को हमें खींच करके लाना होगा 4 डिजिट लेफ्ट, 4 डिजिट लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका H इक्वल्स टू 3.6 इंटू, या पूरा लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों 3.675 इंटू कितना डिजिट मल्टीप्लाई हुआ 4, तो 10⁻⁴ जूल, 10⁻⁴ जूल। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए कह रहा है कि 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड इन ए 5 ओम रेजिस्टेंस। जो जो आपको मिलता जा रहा है पहले आप उसको राइट करते जाइए। हेंस गिवन पहले आप लिख लीजिए, क्या दिया हीट दिया, लेकिन उसकी असाइनमेंट क्या दिया जूल ही दिया, और जूल जानते किसका होता है बच्चों एनर्जी का। क्लियर ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो, ये हो जाएगा आपका W लिख दो चाहे H लिख दो, बात तो एक ही है 200 जूल। आगे कह रहा है कि इन 10 सेकंड यानी T इक्वल्स टू 10 सेकंड। आगे कह रहा है बच्चों इन ए 5 ओम रजिस्टर या रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू 5 ओम। आगे कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों बताना है, तो आप जानते हो यहाँ V इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया जा चुका। अब आप जानते हो कि एनर्जी का एक ऐसा भी फार्मूला है, एक ऐसा भी फार्मूला है जो सीधे सीधे टाइम, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में क्या करता है रिलेशन रखता है। तो आप बोलोगे कि हेंस एनर्जी W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर इंटू T इक्वल्स टू W इंटू R। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों W इंटू R अपॉन में T। अब सबकी वैल्यू आप प्लेस कराएंगे। वर्क कितना था बच्चों 200 जूल, रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, और टाइम कितना था बच्चों 30 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड, कितना था 10 सेकंड। और यहाँ जो आपका चला था वो V स्क्वायर है ना कि ओनली V नहीं है। अब वो ध्यान से देखो, एक 0 से 0 कैंसल, V स्क्वायर इक्वल्स टू 25 जा 100 वोल्ट, देन V इक्वल्स टू √100, तो √100 to 10 वोल्ट। क्लियर है आप? नोट करें। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट मींस जो हम लोग के अगल बगल प्रैक्टिकली शो ऑफ कर रहे हैं, है ना। जैसे क्या रहे हैं देखिए, although heating effect of electric current causes undesirable loss of energy, still there are some useful application of it। ये हमारे डेली लाइफ में काफी यूजफुल कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। पहला क्या है बच्चों इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस, है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब। थर्ड क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये सब क्या है, ये ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन है किसकी हीटिंग इफेक्ट की, कि जब इन लोगों का हम यूज करते हैं, यानी जब भी हम इन अप्लायंसेस को सर्किट से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हीट प्रोड्यूस होती हुई मिलती है। अब हीटिंग अप्लायंस में आपका हो गया हीटर हो गया है ना, और नई नई चीजें ऐसी बनी हुई हैं जो करंट से क्या करते हैं हीट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे फिर आप बल्ब के फिलामेंट को जानते ही हो, है ना, वो जो पहले आता था थोड़ा येलो में उसकी लाइट रहती थी और फिलामेंट उसके अंदर तक जलता रहता था, वो क्या है, और उससे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ करती थी। अगर उस बल्ब के अगल बगल आप हाथ लगाएं तो आपको हीट का एहसास होगा। तो ये क्या है हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। और आपका ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये भी उसी पे वर्क करता है, लेकिन इसका जो मेल्ट पॉइंट रहता है वो बहुत लो रहता है, और जबकि फिलामेंट का जो मेल्ट पॉइंट है वो बहुत हाई रहता है ना। तो बच्चों अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बची हुई है, वो क्या है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों
इलेक्ट्रिक पावर की पूरी थियरी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इस वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं एंड, है ना। इतनी देर तक आपका हमारे साथ बने रहना, चीज़ों को समझना, जानना, अच्छे से सीखना, इसके लिए आप लोग को थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ चुके हो उस पर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। और जो अभी रिमेनिंग टॉपिक है यानी इलेक्ट्रिक पावर की थियरी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।